हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी पर बेस्ड क्लास 10th के मैथ्स को कवर अप करेंगे और एक बहुत ही यूनिक वे में हम इसे कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को क्लास 12th के मैथ्स की एनआईओएस की वीडियो चाहिए तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब रियल नंबर्स को काफी अच्छे से जानते होंगे। अपनी क्लास 9th में आपने इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको एक बार उसकी एक ब्रीफ नॉलेज दे देना चाहती हूँ सभी नंबर्स की कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर्स एक यूनिवर्सल नंबर की तरह है जिसमें सभी नंबर्स को इंक्लूड किया गया। तो हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करके सभी नंबर्स को एक बार जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सब कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी तक जाते हैं। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड इंफिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? देखिए, उसमें होल नंबर्स तो इंक्लूड है ही, 0 1 2 3 तो स्टार्ट है ही, बट वो स्टार्ट कहां से होते हैं? वो नेगेटिव नंबर्स भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। सो वो बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी इंक्लूड है एंड 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। यस, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, ये इन्हें कहा जाता है रैशनल नंबर्स। उसके बाद बात आ जाती है इररेशनल नंबर्स की। सो इररेशनल नंबर्स बिल्कुल रैशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं, जिसमें हम ऐसे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि अगर उन्हें हम किसी टेबल से कट करते हैं तो जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है, जो नंबर डेसिमल के बाद जो नंबर आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। जो ना ही कटता है पूरा, वो नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही पूरा कट सकता है और ना ही वो रिपीट होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इररेशनल नंबर्स। ओके, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स के बारे में अब आप सभी ने जान लिया। तो देखिए, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स मिलकर ही क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। सो स्टूडेंट्स, देखिए, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आते। यानी कि उनके जो कॉमन, उनके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स हम उनके बनाए तो सिर्फ वो नंबर खुद होगा एंड 1। तो उसके 2 ही फैक्टर्स बन सकते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1। जैसे कि हमारे पास ले लेते हैं हम एक प्राइम नंबर है 2। जो 2 है वो किसी भी अदर टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है एंड 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है ही। तो उसके सिर्फ जो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर और एक 1। यस, अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। अब जितने भी प्राइम नंबर्स नहीं है, इट मींस वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए, जो अदर जो औरों के टेबल में भी आए वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 4 6 एंड 8 एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, इनके बारे में तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, ऑलरेडी पता है। बट कुछ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन रहता है कि जो 1 है वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए, 1 जो है हमारे पास, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, जो 1 है वो सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आता। यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स ओनली 1 प्राइम फैक्टर है, 1 का 1 ही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्राइम नंबर्स के लिए हमें क्या फॉलो अप करना पड़ता है कि उसके 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, और कॉम्पोजिट नंबर के लिए हमें
क्या रूल फॉलो करना पड़ता है कि उसके लिए 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तो 1 इनमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता, उसके पास ओनली वन प्राइम फैक्टर है, तो जो 1 है वो ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही वो एक कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने सभी नंबर्स के बारे में एक बार बेसिक जानकारी उनके बारे में ले ली है। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब इन्हीं सभी नंबर्स का यूज करना है आपने अपने चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, हमने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नेम है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। यस, तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में आपको 2 मेन प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ बात की गई है। तो वो 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये पूरा चैप्टर है ये बेसिकली बेस्ड है एलसीएम, एचसीएफ एंड प्राइम फैक्टर्स पर। ये पूरा चैप्टर ही आपका बेसिकली ध्यान से अगर आप देखोगे तो पूरा चैप्टर एलसीएम, एचसीएफ और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इस पर ही बेस्ड है। पर आपको इनको बहुत अच्छे से उसकी सभी थ्योरम्स को समझते हुए चलना है, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। जो पहले जो आपका सिलेबस था उसमें मैथ्स में बहुत सारी चीजें एड ऑन करके पढ़ाई जाती थी, पर अब सिलेबस को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है आपके सिलेबस में इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन टाइप दी गई है। बट पहले इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे, तो अब इसे सिलेबस से कट ऑफ कर दिया, बट इसकी डेफिनेशन को इसमें मेंशन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, मेरा मानना यह है कि आपको इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीजें बताऊंगी, ताकि अगर एक आधा क्वेश्चन कोई आपका आ जाए एग्जाम्स में तो आप उसे कर पाओ। सो स्टूडेंट्स देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए इसका नाम यहाँ कैसे बढ़ा, क्योंकि यूक्लिड नामक पर्सन ने इसे सबसे पहले यूज किया था, तो इसीलिए इसे यूक्लिड्स थ्योरम कहा जाता है। सेकंड इज डिवीजन, सेकंड थिंग है इसकी डिवीजन क्योंकि यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें डिवीजन का यूज किया जाता है, यानी कि डिवाइड का यूज किया जाता है। एल्गोरिथम इसमें क्यों मेंशन किया गया है, बिकॉज एल्गोरिथम क्या चीज होती है, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो अप करते हुए आप जाते हैं, अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या करना है आपको, डिवीजन के थ्रू कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप अपने आंसर तक जा सको। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपको इसका मेन पर्पस है कि इसमें आपको क्या करना होता है, एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज तक जो आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, जो कि आप सब अच्छे से कर सकते हैं कि आप प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं फिर उसके कॉमन निकाल लेते हैं। बट इस थ्योरम में, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपको एक मैजिकल वे से आपको एचसीएफ निकालना आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एचसीएफ भी निकल गया। आपको इसमें प्राइम फैक्टर्स भी नहीं करने, एक डिवाइड डिवीजन करते करते चलेंगे और आपके सभी प्राइम फैक्टर वो एचसीएफ जो है वो निकलकर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखिए स्टूडेंट्स, 455 एंड 42। स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला जाता है कि फाइंड एचसीएफ विद द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको इसमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर इन टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड करना आप सभी को आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़े वाला नंबर है उसे आपने डिविडेंट मानना है और जो छोटा नंबर है उसे डिवाइजर मानकर यहां रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 42 1 42, देन 3 एंड 5। अब उसके बाद आपके पास आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपके पास 35 आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज जो यहां पर आपके पास डिवाइजर है
उसे आपने नीचे ले आना है और जो आपका ये रिमाइंडर आया था उसे डिवाइजर बना देना है। यानी कि बस आपको यही स्टेप्स को हमेशा फॉलो करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। देन आपको 42 को यहाँ डिविडेंड के रूप में रख लेना है अंदर और 35 को यहाँ डिवाइजर बना देना है। देन 1 पर जाएगा 35, यहाँ पर आपके पास बचता है 7। ओके, देन आपको अगेन यही जो आपकी है इसको रिपीट करना है, आपको 35 को डिविडेंड बना देना है। देन 7 5 जा 35। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता आपको यही नहीं स्टेप्स को फॉलो अप करते जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाला नंबर जो है वो आप अंदर रखेंगे और छोटे वाले नंबर को आप डिवाइजर के रूप में बाहर रख लेंगे। उसके बाद आप जब इसको डिवाइड करेंगे देन आपके पास रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ, तो आप उस रिमाइंडर को ही डिवाइजर बना देंगे एंड जो ऊपर वाला है उसे फिर अंदर रखेंगे डिविडेंड के रूप में। देन आप यही स्टेप दोबारा से फॉलो अप करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास फिर रिमाइंडर आएगा। अगर आता है आपके पास यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर भी सम खत्म हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी 0 आ सकता है, बट हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 7 आया। तो हमने क्या किया, अब दोबारा अब हमें इससे अंदर रखना है, जो पहले वाला रिमाइंडर था उसे अंदर रखेंगे। देन आपके पास यहाँ पर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे। अब देखिए जो लास्ट वाला आपका डिवाइजर होगा, लास्ट वाला है, यानी कि हमारे पास यहाँ 7 है, तो यही क्या होगा आपका HCF। सो देखा स्टूडेंट्स, आपने कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पास यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकल कर आ गया। सो यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कि कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए चलेंगे। हमने डिवीजन करना है, मतलब कि डिवाइड के थ्रू डिवाइड करते हुए चलेंगे। हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, डिवाइड किया और हमारे पास HCF निकल कर आ गया। अब अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ गया और आपको बोला जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड कोई क्वेश्चन मतलब मिल जाए और इसको फॉलो करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, देन आप इजीली कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात कर लेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। सेकंड आपकी जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। ये स्टूडेंट सेकंड थिंग जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है फंडामेंटल यस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, यही है आपकी एक्चुअल में जो आपके चैप्टर 1 में जिसके ऊपर पूरी प्रॉपर बात की गई है वो यही थ्योरम है। ये आपकी थ्योरम 1.1 भी है, यहां पर लिख सकते हैं आप थ्योरम 1.1। यस, ये आपके चैप्टर में आपकी थ्योरम 1.1 भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर आपको मेनली तो इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, पर इसे समझो, इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कंसेप्चुअल बातें करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एनी कंपोजिट नंबर, जो कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें जो ये थ्योरम है इसके अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा वो किन्हीं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से ही बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपके पास है 6, तो जो 6 है वो 2 एंड 3 की मल्टीप्लीकेशन से ही बनेगा। और इसकी जो थ्योरम है इसमें क्या कहा जाता है कि ये यूनिक है, यानी कि इसके अलावा आप और कोई इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बना सकते। अगर आप इसमें देखिए कुछ भी एड ऑन करेंगे, यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक अलग नंबर बनकर आएगा। तो यानी कि इस कॉम्पोजिट नंबर के सिर्फ यही फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और नहीं हो सकते।
तो ये इसकी यूनिकनेस, इस थ्योरम की यूनिकनेस है ये कि इसके और अदर फैक्टर्स नहीं हो सकते। और देखिए जो 6 है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लीजिए आप, कंपोजिट नंबर का मतलब ही यही होता है जो अपने टेबल के अलावा भी अदर टेबल्स में आए। तो अगर अदर टेबल्स में आ रहा है इट मीन्स वो उनके प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब 6 जो है 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 से बनता है, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हमारे पास जो भी है वो किन्हीं 2 3 अदर प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से ही बनेगा। तो इस थ्योरम को अगर हम यहां पर मेंशन करें तो हमें क्या लिखना होगा, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime factors, and this factorization is unique. आई होप आप सब इस थ्योरम को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन से ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपके पास एग्जांपल है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो ये फैक्टराइजेशन है ये बिल्कुल यूनिक होगी। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 2 की जगह 3 लिख सकते हैं और 3 की जगह 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन जो इसकी यूनिकनेस है वो ये कहती है कि इसमें अदर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर इसमें से हम प्राइम फैक्टर को कम करेंगे तो भी नंबर चेंज होगा और एड ऑन करेंगे तो भी नंबर चेंज होगा। ये इसकी यूनिकनेस बताती है। तो इस थ्योरम में हमें यही बात कही गई है कि जो हर एक कंपोजिट नंबर है वो किन्हीं 2 3 या मोर प्राइम जो फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट से बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो सारी इसी थ्योरम पर बेस्ड है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तरह से ये आपके पास जो थ्योरम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बस उसे एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। तो आपके पास जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर इसी थ्योरम का यूज करते हुए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें यहाँ क्या करना है, हर एक नंबर को, यानी कि ये दोनों नंबर्स जो हमें दिए गए हैं हमें शो करना है कि जो ये नंबर्स हैं वो इनके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट से बने हैं। तो वही बात है जो हमें थ्योरम में समझाई गई है कि जो ये नंबर है कंपोजिट नंबर्स हैं और ये अपने जो फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन से बिल्ड हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिखाना है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स जैसे आप शुरू से बनाते आए हैं, 156 को अगर हम 2 से यहाँ करते हैं, ओके, नेक्स्ट आपके पास है 5005। तो स्टूडेंट्स देखिए ये प्राइम फैक्टर्स आप सभी को बनाने आते हैं, जो कि आप लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। तो 156 के हमने यहाँ प्राइम फैक्टर्स बना लिए। तो आपको क्या शो करना है कि जो ये प्राइम फैक्टर्स है इन सब की मल्टीप्लीकेशन से ही ये नंबर बना है। तो आप यहाँ लिख देंगे 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब आप इन सब की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, यही नंबर आपके पास आएगा बिकॉज ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो आपने दिखा दिया कि ये
जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है इनकी मल्टीप्लीकेशन से ये नंबर ही बनेगा। नेक्स्ट आप इसको भी इसी तरह शो कर सकते हैं कि 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। सो यहाँ हमें यही पूछा गया था कि एक्सप्रेस करें कि ये जो नंबर है वो प्रोडक्ट से ही बने हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट से ही बने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला है, इसे आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट डाउन कर लें, बिकॉज ये आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन से आपके काम आएगा। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं दो, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, इनका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है और हमें ये प्रूव करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बिल्कुल इक्वल होगा। सो ये एक प्रॉपर्टी भी है। यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 510 एंड 92 के, इनके अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। सो स्टूडेंट्स देखिए 510 और 92 के हमने यहाँ फैक्टर्स बना लिए, तो अब हम इन्हें लिखेंगे। देखिए हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, देन 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टर्स बना लिए। तो अब एलसीएम, जैसा कि आप सभी को पता है एलसीएम कैसे निकालेंगे, एंड एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं इनमें से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, देन अब यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, ओके। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा इनका कॉमन वाला फैक्टर, तो वो है 2। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसे 1 टाइम लिखेंगे और बाकी सभी को यहाँ लिख लेंगे प्रॉपर। 5 इंटू 3 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 23। सो स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकाल लिया है। अब आगे हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन को प्रूव करना है दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ देखिए स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन को हमने इक्वल्स टू में रखना है इन टू नंबर्स के। जो नंबर्स हमें दिए गए हैं दोनों 510 और 92। तो अब जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है कि जो एलसीएम है हमारे पास और एचसीएफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी। तो अब हमने इसे जब करके देखा तो यस इट इज प्रूव्ड कि हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। सो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। आपके पास इक्वेशन है 17, 23 एंड 29। अब आप सब समझ पा रहे होंगे, देखिए तीनों नंबर्स ही हमारे पास प्राइम नंबर्स है, और जो प्राइम नंबर्स होते हैं मैंने आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर इटसेल्फ और एक 1। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इनमें क्या चीज कॉमन होगी, इट मींस इनका जो एचसीएफ होगा हमारे पास, एचसीएफ होगा इनका 1, बिकॉज इन तीनों में कॉमन सिर्फ 1 होगा। 17 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पर जाता है, 23 के भी फैक्टर्स में ओनली 23 इंटू 1 होगा, एंड 29 भी अपने ही टेबल पर जाता है। तो स्टूडेंट्स इनका एचसीएफ होगा 1। और ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें तीनों ही अलग अलग मतलब कि तीनों ही प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका जो एलसीएम होगा वो होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, उन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि इसका एलसीएम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एचसीएफ दिया गया है, टू नंबर्स है जिनका एचसीएफ है 9 एंड फाइंड एलसीएम। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखिए अब हमें उसी इक्वेशन का यूज करना है जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि हमें इसको इक्वेशन को लिख लेना है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करना है। तो क्या थी हमारे पास एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 एंड 657। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास HCF दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 9 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, बिकॉज इक्वल्स टू के बाद इधर जाने पर हमारे पास क्या होगा, जो 9 है वो डिवाइड में चला जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, 9 की टेबल से ये कट जाएगा 34। अब हम यहाँ पर 657 को 34 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 22। 2233 सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ इसका एलसीएम क्या आ गया, 22,338 एंड HCF हमारे पास जो है उसका 9 दिया हुआ था। सो स्टूडेंट्स हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपनी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमारे पास HCF दिया हुआ था और हमें LCM फाइंड आउट करना था, हमें दोनों नंबर्स पता थे तो हम LCM को ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। इसी सम को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपके पास LCM दे दिया जाए और आपके पास HCF आपको फाइंड आउट करना हो। सो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स आइए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने पहले ही यहाँ नोट डाउन कर दिया ताकि मुझे समझाने में बहुत आसानी हो और आप सभी अच्छे से समझ पाए। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या कहा गया है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 6n, 6 रेज टू द पावर n। तो अब क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि जो ये नंबर है ना, इसे सॉल्व करेंगे यानी कि 6 की पावर जो भी है हमारे पास n एक नेचुरल नंबर है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वो नंबर बनेगा उसका जो डिजिट लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। सो हमें ये चेक करने के लिए बताया गया है कि ऐसा कोई नंबर बन सकता है। सो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हमने क्या किया है देखते हैं। इफ द नंबर 6n यानी कि कोई नंबर 6n है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जिसमें हमारे पास n है जो कोई नेचुरल नंबर है, एंड्स विद द डिजिट 0, अगर वो नंबर 0 से एंड होता है, इसका क्या मतलब है, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। देखिए आपका डिविजिबिलिटी जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपका वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 होगा, इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होगा। ये कंपल्सरी है, आपका डिविजिबिलिटी रूल भी है जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। तो देखिए देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, दैट इज, इसका मतलब है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n वुड कंटेन्स द प्राइम नंबर 5। अगर वो नंबर जिसके लास्ट में 0 है वो 5 से डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो 5 से डिवाइड है, इट मीन्स जो उसके प्राइम फैक्टर्स, उस नंबर के जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसमें 5 भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है 5। then it prime factors of 6n would contains the prime number 5, जो उसके फैक्टर्स होंगे उसमें 5 इंक्लूड होगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो हमारा नंबर है 6n, अगर हम उसके फैक्टर्स कर लें यानी कि उसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, यानी कि 2n एंड इंटू 3n। तो देखिए अब हमारे पास 2 रेज टू दी पावर कुछ भी हो, मान लीजिए आपके पास 2 रेज टू दी पावर 2 है, 3 है, 5 है या कोई भी अदर पावर है, तो आप उसको कैसे, जब आप उसको खोलकर पावर्स को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही लिखेंगे एंड 3 की जितनी भी पावर्स हो चाहे जितनी भी हो उन्हें आप 3 इंटू 3 इंटू 3 में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एंड 3 ही उसके फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे, इसके अलावा कोई अदर नंबर उसका नहीं हो सकता। पर यहाँ पर आपको आपके पास अगर आपको डिजिट 0 लास्ट का मानना है जो वंस प्लेस पर होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा और उसके फैक्टर्स में 5 इंक्लूड होगा, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो 6n है उसके फैक्टर्स में 2 और 3 के अलावा कोई अदर नंबर नहीं इंक्लूड हो सकता। और जैसा कि
आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें बताया गया है कि यूनिकनेस होती है, तो यूनिकनेस ये गारंटी देती है कि इसके अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 एंड्स विद 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने लास्ट में चेक कर लिया कि ऐसा कोई भी n नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो कि 6 के हम पावर में लिख दे और हमारे पास लास्ट का डिजिट 0 आ जाए। सो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में जो कहा गया है चेक कीजिए, हमने चेक किया तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स आप आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या कहा गया है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आपके पास यहाँ ये एक नंबर है और यहाँ एक और ये नंबर है, दो नंबर दिए गए हैं और आपको एक्सप्लेन करना है और आपको बताया गया है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है, रीजन देना है आपको। तो अभी यहाँ पर आपको ये इसको खोल कर लिखा गया नंबर को, प्रोडक्ट भी है इसमें, आपके पास एडिशन भी है, सेम इसी तरह इस नंबर में भी प्रोडक्ट है एंड एडिशन भी है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो कॉम्पोजिट नंबर की एक सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है उसी को आप उठा लेंगे। आपको पता है कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जो कॉम्पोजिट नंबर है वो अपने टेबल में भी जाते हैं और अदर टेबल्स में भी, तो उनके जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीप्लाई जो होता है उनका वो बहुत 2 से ज्यादा होते हैं। तो आप उसी प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्लस को, जो ये एडिशन का साइन है, इसे सबसे पहले तो हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, 13 को कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1, देन 13 इंटू 77 प्लस 1 78। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आपके पास 13 इंटू 78 आ गया। सो आप देख पा रहे होंगे यहां पर आप लिखेंगे, सो this number is a multiple of two positive integers. It means this number has more than 2 factors. Hence, this number is a composite number. तो स्टूडेंट्स देखिए आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एडिशन को यहाँ से हटा देना है क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए। आपने इसकी प्रॉपर्टी का यूज करना है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन से ही जो कॉम्पोजिट नंबर है वो बनता है। तो दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए 13 के अलग फैक्टर्स होंगे, 78 के अलग से फैक्टर्स होंगे, तो इनके फैक्टर्स जो हम इंक्लूड करेंगे तो वो 2 से बहुत ज्यादा होंगे, तो तभी एक मिलकर एक नंबर बनेगा। तो देखिए तो हमारे पास क्या होगा, हेंस दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये 2 पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर नंबर बना है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। सेम इसी तरह से आपको सेकंड नंबर का यूज करके, मतलब सेकंड नंबर में इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको यहाँ प्रूव करना है कि एक कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। सो स्टूडेंट्स इसे आप अपने घर पर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें आपको 5 को कॉमन लेना है, यहाँ हमने 13 को कॉमन लिया क्योंकि हमें जो ये एडिशन का साइन है इसे हटाना है, तभी आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। उसके बाद सेम इसी प्रोसेस से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
सो स्टूडेंट्स देखिए, बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, इसे आपको ध्यान से अच्छे से पहले तो क्वेश्चन को रीड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके साइड में आपके पास सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो एक लड़की है वो 18 मिनट्स में एक राउंड को कवर कर रही है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जो रवि है वो 12 मिनट्स में ही उस राउंड को कवर अप कर लेता है। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, वहां वो कितनी देर में दोबारा से फिर मिलेंगे। तो देखिए, जब तक आपके पास एक सर्कुलर यहाँ पर पाथ है, उसमें जब एक ने 12 मिनट्स में से कंप्लीट कर लिया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया, तो एक ने 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, पर जिसने 18 मिनट्स में कंप्लीट करना है उसकी स्पीड यानी कि बहुत स्लो है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपके पास क्या दिया गया हो, स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम हो और उनकी जो मिनट टाइमिंग है उसको कवर अप करने की उसमें बहुत गैप हो, और आपके पास पूछा जाए कि वो दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर होगा वो इनका एलसीएम ही होगा। तो आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है 18 एंड 12 का। सो द टाइम ऑफ देयर मीटिंग is the LCM of 18 and 12 in minutes। और हमेशा याद रखना है कि आपसे जो आंसर है वो किस में पूछा गया है, उसकी यूनिट क्या है, मिनट्स में पूछा गया है, आवर्स में, सेकंड्स में। तो आपको लास्ट में कंप्लीट क्वेश्चन करके उसे बाद में चेंज भी करना होता है। यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो आप आंसर जो दोगे वो मिनट्स में ही दोगे। तो आपको यहाँ पर अब 18 एंड 12 का एलसीएम लेना है। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2। सो स्टूडेंट्स अब इनके फैक्टर्स को हम अगर पावर में मेंशन करें तो 2 की 1 इंटू 3 की 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की 1। तो अब आप सभी को पता है जो एलसीएम होता है वो हाईएस्ट पावर को लेके बनता है। तो 2 की 2 एंड 3 की 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36 मिनट्स। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो निकल कर आया है 36 और वो मिनट्स में होगा। सो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे, हमने उसमें देख लेना है अच्छे से कि हमसे क्या पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें उसका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। उन्हीं 2 नंबर्स या 3 नंबर्स जो भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उनका एलसीएम ही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और आने वाली जो आगे वीडियोस हैं उसके अंदर हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देन इसे लाइक करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर को, जो रिमेनिंग चैप्टर है, उसे हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू।